हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लैनेटरी मोशन के बारे में। प्लैनेटरी मोशन में हमने केपलर्स लॉ को कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया था। हमने केपलर्स लॉ के साथ साथ उसके डेरिवेशन को भी हमने डिस्कस कर दिया था। सिर्फ एक जो केपलर का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ का डेरिवेशन पेंडिंग में रह गया था, जिसे हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक से। तो आइए देखते हैं केपलर थर्ड लॉ के डेरिवेशन को। हम जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में सन और उस प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे कंसिडर कर लिया हमने कि यहाँ पे एक प्लेनेट है जो कि सन के चारों तरफ यदि रिवॉल्व करेगा, तो इस प्लेनेट और सन के बीच में कह सकते हो कि एक तरह का फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, जिसके कारण ये रिवॉल्व करेगा इसके चारों तरफ। इसको हमने मान लिया डिस्टेंस आर, मान लिया मीन डिस्टेंस। तो कह सकते हो कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसकी वैल्यू होती है जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि मास ऑफ सन हमने कैपिटल एम मान रखा है और प्लेनेट का जो मास है उसको स्मॉल एम कह दिया, तो यह फिजिकल हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। एंड एक चीज और हम जानते हैं कि इस प्लेनेट पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट होगा, एंड ड्यू टू दैट सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हुआ है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्रिएट हुआ है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट बराबर कह सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। तो कह सकते हो क्या, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक बराबर होंगे। तो देखिएगा दोनों को कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। हियर एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। बट हम जानते होता है v इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। ठीक है ना, ये कहाँ से वैल्यू आया 2πr डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई प्लेनेट, अगर सपोज कर लो कोई प्लेनेट इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और हम जानते हैं कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टोटल टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो 2πr डिवाइडेड बाई टी हो गया, ये वेलोसिटी का वैल्यू आया। तो कह सकते हो क्या, यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। v का मान जब फर्स्ट इक्वेशन रखोगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अनपुटिंग एवं वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, पहले इक्वेशन पुट करिए तो v स्क्वायर है यहाँ पर, तो इस पूरे टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा जी एम अपॉन आर क्यूब, सॉरी आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दिया, आर स्क्वायर को यहाँ पे आर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 पाई स्क्वायर को दूसरे साइड में भेजेंगे तो हमें मिलेगा जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पर जी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, 4 पाई ये सारे कांस्टेंट है। मीन्स कह सकते हैं आप कि ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट है, तो हमें मिल जाएगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यदि ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट होगा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर जो आर क्यूब होगा, आर क्यूब टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हमें यही चीज प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, तो जल्दी से आप इसे नोट करें, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें। जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नाउ देखते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम एंड रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो बॉडी के बीच में जो रिड्यूस्ड मास आएगा, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे हमने पहला बॉडी ले रखा है जिस बॉडी का मास है m1, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास दिया हुआ है m2। ठीक है, इन दोनों बॉडीज को अगर हम देखें तो इस ओरिजिन से लेकर, जैसे सपोज करते हैं कि हमारा ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से कह सकते हो m1 जो है r1 डिस्टेंस पर है
और जो m2 है वो r2 दूरी पर है, ठीक है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, अगर आप देखेंगे दो पोजीशन वेक्टर है, दोनों पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एरो का ओरिएंटेशन देखो, हम देख रहे हैं पहला वेक्टर है, ये हमारा दूसरा वेक्टर है और ये रहा तीसरा वेक्टर। ओके, तो आप कह सकते हैं इसका वैल्यू है r, ये वैल्यू है r1 और ये वैल्यू है r2। अब देखना इसका वैल्यू r1 माइनस r2 कैसे होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो r2 और r का ये रिजल्टेंट है r1, ठीक है। तो r1 बराबर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, r2 प्लस r लिख सकते हैं। तो r2 किधर भेज दो तो मिल जाएगा r1, सॉरी यहाँ पे r1 होगा, r1 माइनस r2 मिल जाएगा इक्वल्स टू r, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर r का जो वैल्यू रखा है, r का वैल्यू हो गया r1 माइनस r2। अब देखो एक चीज़ और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा पहला मास है, पहले मास पे दूसरा मास कुछ फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को हमने F12 नाम दे दिया है। और जो दूसरा मास है, दूसरे मास पर पहला मास कुछ फोर्स लगाएगा, इसको हमने F21 कह दिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कहोगे हियर, अगर हम F12 की बात करें तो F12 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा m1 इंटू A1, ठीक है। F12 का वैल्यू कितना होगा, m1 इंटू A1, मास इंटू एक्सीलरेशन हम जानते होता है। और A1 के जगह पे अगर हम चाहें तो d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अब जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर होता है d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर r दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर। एंड F21 बराबर मिल जाएगा आपको m2a2, तो a2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। ये दो वैल्यूज हो गए। अब देखो यहाँ लिखेंगे क्या, बट आप सभी जानते हैं कि F12 बराबर है किसके, नेगेटिव साइन ऑफ F21 के, ठीक है। और इसको बराबर दिखा सकते हैं F के, यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे लिखा से, ठीक है। हम देख रहे हैं कि F12 और माइनस ऑफ F21 दोनों एक बराबर हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, F नाम दे दिया है। तो यहाँ पर देखना फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर m1 d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर बराबर, अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं F12, देखो F12 जो है F के बराबर है, इसलिए हमने इसको F मान लिया है। एंड m2 इंटू डी स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस f लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, माइनस f मिल गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डी स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं f अपॉन m1, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ओके। और इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस f अपॉन m2, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो, सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दो, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखो एक चीज़ ध्यान देना, तुम सेकंड में से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हो, फर्स्ट में से सेकंड को भी माइनस कर सकते हो, फर्क सिर्फ इतना आएगा कि साइन का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन जो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पे क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करो, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिलेगा r1 माइनस r2, ठीक है। सारे वेक्टर फॉर्म में है, जितने भी देख रहे हो आप, r जहाँ भी दिख रहा है सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में है, ओके। यहाँ पे मिलेगा हमें बराबर, जब इसको माइनस करोगे तो f को हमने कॉमन ले लिया है, और हमें मिलेगा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, ठीक है। ये जो टर्म है आपका r1 माइनस r2, देखो ये r का वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख सकते हो डी स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर मिलेगा f इन ब्रैकेट 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखियो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये जो 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 जो देख रहे हो, इसको हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। रिड्यूस्ड मास बोले तो इधर लिखता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, सिंस 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 इज कॉल्ड 1 अपॉन म्यू, ये क्या है, एक रिड्यूस्ड मास है, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ इंटू 1 अपॉन म्यू, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे लिख सकते हो एफ के जगह पे
हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका वैल्यू एफ, अगर हम देखें तो एक इसमें मैग्नीट्यूड होगा और एक होगा डायरेक्शन जिसको आर कैप हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं इस वेक्टर एफ के जगह पे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख लोगे क्या, म्यू इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ। देखना ये सारे जहाँ जहाँ एफ आपको दिख रहा है सारा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ओके, ये सारे वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे देखिए एफ वेक्टर फॉर्म में था। तो इसके जगह पे अगर हम चाहें तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन यानी इस फॉर्म में हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के हेल्प से अगर आप चाहें तो रेड्यूस्ड मास फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, फिर मैं इसे इरेज करता हूं और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बारे में आपने पढ़ा होगा, एज वी नो दैट, आपने पढ़ा है एज वी नो दैट जो सेंटर ऑफ मास होता है आर सेंटर ऑफ मास बराबर होता है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर दो बॉडीज यहाँ पर दिए हुए हैं तो दो बॉडी के केस में जैसे देखना, पहले बॉडी का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है। पहली बॉडी ओरिजिन से r1 दूरी पर है, दूसरा r2 डिस्टेंस पर दिया हुआ है, और कंसीडर करते हैं कि इन दोनों बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट C पर है, ठीक है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि सेंटर ऑफ मास से लेकर के ओरिजिन तक की जो दूरी है या सेंटर ऑफ मास का जो ओरिएंटेशन है वो आर सेंटर ऑफ मास है, ओके। तो आर सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एंड एक चीज और हमने देखा, यहाँ पर जो आर सेंटर ऑफ मास है, इस सॉरी आर जो दिया हुआ है, जो पोजिशन वेक्टर आर है, इस पोजिशन वेक्टर आर की जो दूरी है वो r1 माइनस r2 के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एंड r इज इक्वल टू r1 माइनस r2, ओके। तो इस फार्मूले से हम कंसिडर कर सकते हैं, तो मिल जाएगा r1 बराबर r प्लस r2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस से दे रहेगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको हमने माना सेकंड इक्वेशन। क्या करो, सेकंड इक्वेशन के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, देखिएगा आपको मिलेगा अनपुटिंग द एबव वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ओके। जब पहले इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करोगे तो मिलेगा आपको आर सेंटर ऑफ मास बराबर m1 r1 प्लस m2 और r1 के जगह पे क्या करो, r1 का वैल्यू रख लो, ओके। r1 का वैल्यू जब आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो आपको मिलेगा r प्लस r2 प्लस यहाँ पे मिल गया m2 r2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ओके। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा आर सेंटर ऑफ मास बराबर m1 r प्लस m1 r2 प्लस m2 r2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। इन दोनों में देखो आपको r2 कॉमन दिखेगा, तो चाहो तो दोनों में से r2 को कॉमन यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको m1 प्लस m2 और यहाँ से हमने क्या किया, r2 को कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करो, इसको सेपरेटली लिख लो, तो आपको मिलेगा आर सेंटर ऑफ मास बराबर मिल जाएगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और यहाँ पे क्या है r2, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हम देखें तो m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा r2 बराबर, इस पूरे टर्म को इधर भेज दो तो मिलेगा r सेंटर ऑफ मास माइनस m1 r अपॉन, या ऐसे लिख सकते हो m1 अपॉन m2 m1 प्लस m2 इंटू r, ठीक है। इस कंडीशन में ध्यान देना, ये जो हमारा टर्म दिखाई दे रहा है ये म्यू अपॉन m2 का वैल्यू होगा, ओके। जब यहाँ पे r2 होगा तो इस कंडीशन में ये जो रेशियो आपको दिखाई दे रहा है m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये किसका वैल्यू होगा, ये म्यू अपॉन m2 का वैल्यू होगा। तो चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो इज इक्वल्स टू आर सेंटर ऑफ मास माइनस म्यू अपॉन m2 इंटू r, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली अगर हम r1 का वैल्यू फाइंड करें
तो R1 के कंडीशन में मिल जाएगा R सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर मिलेगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू R। ठीक है, तो इस तरह से करके हम R1 और R2 दोनों पोजीशन वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नाउ हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, सिंपली समझ लो कि कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कोई भी बॉडी यदि मूव करेगी तो उसके सेंटर ऑफ मास पर जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं, हम इसी चीज़ को यहाँ पर डिराइव करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एज हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है इसका वैल्यू होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। आप सभी को इस इक्वेशन के बारे में पता होगा। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है कि ये पूरा इक्वेशन, ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो जो m1 मास है, m1 मास पर एक फोर्स लगेगा जिसको हमने F12 नाम दे दिया, और वैसे ही m2 पर भी फोर्स लगेगा m1 के द्वारा जिसको हमने F21 नाम दे दिया। अभी जस्ट इसके पहले हमने इस डायग्राम को बनाया था, इसलिए ज़्यादा डीपली इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने एक चीज़ और लिखा था, F12 जो है वो माइनस ऑफ F21 के बराबर है। ठीक है, जिसको हमने F कह दिया था। ठीक है, इसके जस्ट पहले अभी हमने बताया है। तो कह सकते हो हियर अगर हम देखें कि F12 का जो वैल्यू है, F12 का वैल्यू कह सकते हो m1 इंटू a1 के बराबर। तो a1 क्या है, डी स्क्वायर R1 अपॉन डी टी स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ठीक है, एंड जो हमारा m2 डी स्क्वायर R2 अपॉन डी टी स्क्वायर है वो F21 के बराबर होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, इसको अगर हम चाहें F12 की जगह पर तो F लिख सकते हैं, और अगर F21 के जगह पर चाहें तो माइनस F लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू F, इसको हमने मान लिया, और इस इक्वेशन को हमने कंसिडर कर लिया माइनस F, सॉरी इधर लिखते हैं माइनस F मान लिया। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माइनस F21 जो है F के बराबर है, इसलिए F21 की जगह पर हमने माइनस F मान लिया है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, हमें मिलेगा बच्चों m1 डी स्क्वायर R1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस m2 डी स्क्वायर R2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि प्लस F और माइनस F को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा m1 डी R1 अपॉन डी T1 प्लस m2 डी R2 अपॉन डी T2 इज इक्वल्स टू 0। ये हम जानते हैं वेलोसिटी का फार्मूला होगा, ये भी वेलोसिटी का फार्मूला होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा m1 v1 प्लस यहाँ पे मिलेगा m2 v2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा m1 प्लस m2 सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2, इस पूरे का वैल्यू हमें मिल गया 0। तो सिंपली कह सकते हो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसे भी वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रहा है कि जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म सी मिलेगा। यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया था, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म सी मिल जाएगा। अब जल्दी से नोट कर लो इसे वीडियो को पॉज करके। नाउ हम डिस्कस करेंगे पीरियड ऑफ प्लेनेट अबाउट सॉरी, यहाँ पे टॉपिक है हमारा पीरियड ऑफ मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड सन। ठीक है, कोई भी प्लेनेट अगर सपोज कर लो सन के चारों तरफ यदि चक्कर लगा रहा है तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि दो तरह के फोर्सेस होंगे। एक तो होगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि यहाँ पे सन है,
इस सन के चारों तरफ कोई प्लेनेट ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, कोई प्लेनेट है पी जो कि ऐसे चक्कर लगा रहा है। इस सन से लेकर के उस प्लेनेट तक की जो दूरी है, इस दूरी को हमने स्मॉल आर कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। सन के सेंटर से कह सकते हो लेकर के इस प्लेनेट के सेंटर तक की जो दूरी है, इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया है। तो यहाँ पे कह सकते हो हियर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कह सकते हो जी, इसका सन का मास हमने कैपिटल एम सपोज कर लिया और इस प्लेनेट का मास हमने स्मॉल एम सपोज कर लिया, जो कि अपने एक फिक्स्ड आर्बिट में ऐसे इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स मिल गया है, इसको हमने माना फर्स्ट इक्वेशन। एंड हम जानते हैं कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी वर्क करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। वी क्या है, इसकी ऑर्बिटिंग वेलोसिटी कह सकते हो। हम जानते हैं कि दोनों ही फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हुआ है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने ही क्रिएट किया है। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगा जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहाँ पे एम से एम कटा, एक आर से एक आर कटा। अभी जस्ट हमने इस तरह के इक्वेशन को एक डिराइव किया था, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा जी एम बाई आर मिल जाएगा, ठीक है। बट हम जानते हैं कि इस वी की वैल्यू होती है 2 पाई आर अपॉन टी होता है, क्योंकि हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 पाई आर होगा और टाइम टेकन कितना होगा टी, क्योंकि टाइम पीरियड जितना टाइम लगता है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में उसको हम टी बोलते हैं। तो बीच क्वेश्चन मिल गया 2 पाई आर अपॉन टी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में इसके वैल्यू को रख देंगे, सॉरी ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन में इस वैल्यू को रख देंगे। ऑन पुटिंग द एबव वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन वी गेट, देखो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, तो हमें मिलेगा यहाँ पे लिखते हैं 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो मिलेगा, देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों का। जब दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा यहाँ पे आर ऊपर चला जाएगा तो आर अपॉन जी एम मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर मिलेगा, इस पूरे टर्म को दूसरे साइड में भेज दो तो आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम, ओके। हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए कि कितना टाइम लगेगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में। कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो देखिएगा इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दो, रूट कर दो, तो मिल जाएगा तुम्हें 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम, ठीक है। तो यहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 मिलेगा और पाई स्क्वायर बाहर आएगा पाई मिला, रूट ओवर आर क्यूब अपॉन जी एम, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड का वैल्यू। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड एक वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उसे देख लें। वहाँ पे आपको एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के फार्मूले डिराइव किए गए हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे देखने को कि कैसे इसका फार्मूला डिराइव कराया गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एज वी नो दैट, उसके बाद का मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। एज वी नो दैट वी ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होता है √2gr, ठीक है। ये कहाँ से आया है आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है √gr, ठीक है। इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। क्या करो, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा वी ई अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू √2gr अपॉन √gr, ठीक है। gr से gr कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वी ई इज इक्वल्स टू मिल जाएगा √v नॉट, ठीक है। तो आपने देखा कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है, एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक
ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा कि इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। इसके वेलोसिटी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वह वेलोसिटी जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकें और वो हमारे अर्थ के ग्रेविटी को या कह सकते हो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके बाहर निकल जाए, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, हमारे अर्थ के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो जिस वेलोसिटी से ये चक्कर लगाएगा हमारे अर्थ के चारों तरफ उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। आइए एक चीज़ और बताते हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। देखो किसी भी सैटेलाइट को अगर हम लॉन्च करते हैं, जैसे सैटेलाइट देखो दो तरह का होता है, एक होता है पोलर सैटेलाइट जो कि ऐसे पोल के अलॉन्ग रिवॉल्व करता है, ठीक है, इस वे में, और एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि ऐसे इक्वेटर के अलॉन्ग ऐसे रिवॉल्व करता है। तभी मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे टॉपिक में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखो क्या होता है, जनरली मैं क्या करता हूँ, इस सैटेलाइट को इस पॉइंट से मिला दिया हमने, इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो ये जो सैटेलाइट है अर्थ के रोटेटिंग स्पीड से ही इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसका सेंस क्या हुआ कि अगर यह सैटेलाइट यहाँ पर आ जाए तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये सैटेलाइट यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये जो पॉइंट था वो भी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर यही सैटेलाइट यहाँ से यहाँ पर आ जाता है तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स फिर भी इसके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसके नेम से ही क्लियर है, जियो मतलब हो गया अर्थ, स्टेशनरी मतलब हो गया रेस्ट, और सैटेलाइट मतलब हो गया सैटेलाइट, यानी कि वह सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो उसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब ये नहीं है कि ये सैटेलाइट रुका हुआ है, ठीक है ना, ये सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जितना अर्थ का रोटेटिंग स्पीड है उतना ही इस सैटेलाइट का कह सकते हो ऑर्बिटिंग वेलोसिटी है या कह सकते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इस वजह से ये सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नजर आता है, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक और चीज़ बताता हूँ आपको वेटलेसनेस के बारे में। अगर कोई बॉडी सपोज कर लो कि स्पेस में है, स्पेस में या कह सकते हो कि एक स्पेसशिप है, स्पेसशिप में हमने किसी बॉडी को यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, इस एक पर्सन को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, तो इस पर्सन का जितना वेट होगा, वेट हम जानते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और वेट क्या होता है, वेट बराबर हम जानते होता है mg, ठीक है, वेट बराबर क्या होता है mg। अगर स्पेसशिप स्पेस में चला गया तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जीरो। जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा यानी कि कह सकते हो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जीरो होगी। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगी तो वहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कह सकते हैं कि स्पेस में अगर हम लेकर के जाते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट जीरो हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट जीरो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा तो वो बॉडी वेटलेस हो जाएगी, यानी कि उसका टोटल वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि और भी क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और मैं कौन कौन से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। आप इसको भी कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इतने मेहनत के साथ बहुत सारे कंटेंट को बहुत छोटे वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल कराया हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा रहा तो बिल्कुल भी ना भूलना। जय हिंद दोस्तों।